मॉर्निंग टू ऑल। देखिए आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ 1 आ रही नबी की सवारी और पाठ 2 कहानी आगे जीत तो प्रश्नोत्तर का एक्सरसाइज के रूप में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आ रही रवि की सवारी। कविता में प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। पहली बार आ रही रवि की सवारी में कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कविता को थोड़ा सा हम पढ़कर पहले बताते हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन। इस कविता को पहले आप पढ़िए। कविता आपको पढ़ना आना चाहिए। राग के साथ पढ़िए, उचित स्वर ताल के साथ पढ़िए, अवरोह आरोह के साथ पढ़िए और एक एक शब्द पर एक एक मात्रा पर ध्यान दीजिए। क्या शब्द है, क्या मात्राएं लगी, इस पर विशेष ध्यान देकर आप पढ़िए। कविता आनंद की विषय है। कविता से आप आनंद लेने का प्रयास कीजिए। कवि का उद्देश्य एक संदेश तो होता ही है, लेकिन कविता के द्वारा पाठक को आनंद देना भी उसका एक उद्देश्य है। तो बहुत सरल कविता है, इसको आप पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। इसके बाद इस कविता को रफ कॉपी में आप लिखिए। लिखने का भी अभ्यास आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो कौन सा शब्द है, कौन सी मात्रा लगी है, ये भी आप ध्यान देकर लिखेंगे। तब आपको शुद्ध लिखना भी आ जाएगा। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना जरूरी है, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द है। रवि, रवि का अर्थ सूरज, कुसुम फूल, पथ रास्ता, अनुचर सेवक, स्वर्ण सोना, पोशाक वस्त्र, विहग यानी पक्षी, बंदी वंदना करने वाले, चारण भाट या वीरों की प्रशंसा के गीत गाने वाले भाट चारण कहलाते हैं। कीर्ति यानी यशगान, तारक अर्थात तारे, विजय जीत, राह रास्ता। तो ये है इस कविता के कुछ कठिन शब्द। आइए तो इस कविता के संबंध में कुछ चर्चा करें, उसके बाद प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। प्रस्तुत कविता में आ रही रवि की सवारी कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रातःकाल के समय का स्वाभाविक मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल हो चुका है, रवि की सवारी आ रही है, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। सूर्य की किरणें चारों ओर अपना साम्राज्य फैला रही हैं। नव किरणों से संपूर्ण धरा उज्ज्वल और मनोरम हो गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य रूपी राजा किरण रूपी रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। सभी प्राणियों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। कलियां और फूल खिल उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य किरण रूपी रथ राजा किरण रूपी रथ का पथ सजा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य की किरण
किरण रूपी रथ का पथ सजा रहे हों। बादल रूपी अनुचर भी स्वर्ण किरणों की चमक रूपी पोशाक धारण किए हुए हैं। सूर्योदय होने पर सभी पशु पक्षी चाह चाह कर खुशी का अनुभव करते हैं और वे सब भी ऐसा लगता है मानो सूर्य का यशगान कर रहे हैं। तारों की फौज भी सूर्य के आगमन से भागती हुई प्रतीत होती है, अर्थात जब सूर्योदय होता है तो उस तारे छिप जाते हैं। कभी कहते हैं कि ऐसा मनोरम दृश्य देखकर उनका मन उछलने के होता है, बधाई देने के कारण बनता है, परंतु अभी अंधकार रूपी राजा जो कि मार्ग में भिखारी बनकर खड़ा था की दयनीय स्थिति देखकर कवि रुक जाता है। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लंबी रात के घोर संग्राम के बाद सूर्य की विजय होने के परिणाम स्वरूप उसका यशगान हो रहा है एवं रात्रिरूपी साम्राज्य के अंधकार रूपी राजा की पराजय हुई है। यानी यहाँ पर अंधकार रूपी राजा की पराजय और सूर्य की विजय वाली बात कही गई है। देखिए इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हम आपको बता रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न देखें। रथ किससे सजा है? पहला प्रश्न है तो रथ 9 किरणों से सजा है। किसकी सवारी आ रही है? रवि की सवारी आ रही है। पथ को किसे सजाया गया है? पथ को कली और कुसुमों से फूलों से सजाया, कलियों और फूलों से सजाया गया है। भिखारी बनकर कौन खड़ा है? भिखारी बनकर रात का राजा, भिखारी बनकर रात का अंधकार खड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। कवि का मन क्या कहकर उछलने को हो रहा है? कवि का मन विजय कहकर उछलने को हो रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस भी प्रश्न उत्तर के रूप में दिए हैं। प्रस्तुत कविता में तारकों का क्या अर्थ है? तारकों का अर्थ तारे। कीर्ति गायन का क्या अर्थ है? कीर्ति गायन का अर्थ है यशगान करना, प्रशंसा करना। मैदान छोड़कर भागी तारकों की फौज सारी का क्या अर्थ है? कवि ये बताना चाहता है कि सूर्योदय का समय हो गया है और जैसे ही सूर्योदय का समय होता है तो सूर्य रूपी राजा अपने रथ पर सवार होकर आता है। उस समय रात का राजा अंधकार पराजित होकर दूर चला जाता है। तो उस समय अंधकार और उसकी तारों की फौज डर कर भाग जाती है सूर्योदय के होने पर। इसके बाद देखिए कुछ और प्रश्नोत्तर का काम दिया है, इसको भी देख लेते हैं हम। रात का राजा, रात का राजा से क्या अभिप्राय है? पेज नंबर 5 है। रात का राजा का अभिप्राय है अंधकार। मैदान छोड़कर कौन भाग निकला? मैदान छोड़कर तारों की फौज भाग निकली। कीर्ति गायन कौन कर रहा है? विहग यानी पक्षी, बंदी, वंदना करने वाले भक्तगण और चारण यानी वीरों का यशगान करने वाले भाट कीर्ति गायन कर रहे हैं। पथ को किससे सजाया गया है? पथ को कलियों से और फूलों से सजाया गया है। तो कविता के माध्यम से रवि की सवारी सज्जा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दीर्घ प्रश्नोत्तर में है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर ऐसा लगता है मानो लंबी यात्रा के घोर संग्राम के पश्चात राजा रवि अंधकार रूपी राजा को हराकर अपने किरण रूपी रथ पर सवार होकर आ रहा है। उसके तीव्र एवं तेजस्वी रथ के साथ साथ उनके बादल रूपी अनुचर स्वर्ण पोशाक धारण किए हुए हैं। कलियों और फूलों से रथ सजा है। पशु पक्षी
बंदी और चारण क्रमशः चाह चाह कर वंदना एवं यशगान द्वारा राजा रवि को रिझा रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व राजा रवि की विजय से प्रसन्न हैं और उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये इसका कुछ भाव है। यहाँ पर प्रातःकाल सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो रात का अंधकार रूपी राजा की करारी पराजय हुई एवं रात्रि रूपी साम्राज्य नष्ट हो गया हो। वो मार्ग में निर्बल परास्त भिखारी बनकर खड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस कविता से क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि नियमानुसार संसार चलता रहता है, हमको भी नियम के अनुसार चलना चाहिए और संसार में जीत और हार का क्रम भी चलता रहता है। संसार में जो विजयी होता है उसके साथ संसार चलता है और विजयी व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है, विजयी व्यक्ति का यशगान होता है, उसकी हर तरफ प्रशंसा होती है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। और जो हार जाता है उसको भुला दिया जाता है या उसको अपमानित होना पड़ता है। इसके अलावा भाषा और व्याकरण में देखिए वर्ण विच्छेद किए गए हैं, जो कि आप स्कूल के द्वारा भेजे गए प्रश्नोत्तर से देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द दिए हैं कुसुम, बादल, रवि, विहग, रात। तो कुसुम का अर्थ पुष्प, फूल, सुमन। बादल का पर्यायवाची है जलज, मेघ और वारित। रवि अर्थात सूर्य, भानु, दिवाकर, सूरज। विहग यानी पक्षी, विहग यानी पक्षी, नवचर, खग। रात यानी निशा, रजनी, यामिनी, ये रात। इसके अलावा देखिए दूसरी पाठ 2 में देखिए हार की जीत। पाठ 2 हार की जीत में कवि क्या कहना चाहते, लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक का नाम है सुदर्शन जी। इस कहानी में देखिए मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार का अच्छा उदाहरण दिया गया है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम इंसान हैं, सब मानव हैं, तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सद्व्यवहार की भावना होनी चाहिए। हम अपने अच्छे व्यवहार से, आचरण से, बातों से दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात इस कहानी में बताई गई है। और इसमें प्रश्नोत्तर देखिए, इसको पहले आपको पढ़ना है। गाते हैं, कहानी है, इसको आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये आपको बता रहे हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे।
उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। देखिए, इस प्रकार आपको पढ़ना है। हमने ये एक नमूना पढ़ के बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। जब पुस्तक पढ़ने का आप अभ्यास करते रहेंगे तभी आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे। बुक रीडिंग 5 नंबर का सवाल आता है परीक्षा, मौखिक परीक्षा। बुक रीडिंग करके दिखाएंगे तो उस समय आप यदि रीडिंग अच्छा करके दिखाते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। इसके अलावा ऐसा अभ्यास आप जारी रखेंगे तो आप बहुत अच्छा हिंदी पढ़ सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि पुस्तक खोलें और उसको पढ़ें। कुछ कठिन शब्द है। भगत भजन, भगवान का भजन। अर्पण यानी अर्पित करना। मानसवत सामान, घृणा, नफरत, कुख्यात, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध। कीर्ति यानी यशगान, निश्चय, पक्का इरादा, विस्मय, आश्चर्य, छवि यानी तस्वीर, अस्तबल यानी घोड़े को बांधने का स्थान। वह स्थान जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, रखा जाता है, उसको अस्तबल बोलते हैं। अधीरता, धैर्य के बिना। कंगला यानी निर्धन। कंगला मतलब होता है निर्धन। इस प्रकार आइए कुछ प्रश्नोत्तर का कार्य देखते हैं, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। बाबा भारती किसे देकर आनंदित होते थे? जब ये कहानी को आप पूरा एक बार पढ़ लोगे ना तो ये प्रश्नोत्तर कार्य को बिना देखे आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि कहानी बहुत सरल है, शिक्षाप्रद कहानी है, प्रभावशाली कहानी है। तो बाबा भारती किसे देखकर आनंदित होते थे? उत्तर होगा बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंदित होते थे। जैसा प्रश्न होगा वैसे ही उसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बाबा भारती किसे देखकर आनंदित होते थे? उत्तर होगा बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंदित होते थे। ऐसा उत्तर लिखना। तो प्रश्न के आधार पर उत्तर बनता है। दूसरा सवाल है खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। वह घोड़े की तरफ आकर्षित क्यों हुआ? वह घोड़े की कीर्ति सुनकर उसके तरफ आकर्षित। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक मंदिर है और मंदिर में एक बाबा भारती नाम के सज्जन रहते हैं और उनके पास एक सुंदर सुडोल घोड़ा है और वो देखने लायक है। तो डाकुओं की प्रिय चीज़ क्या होती है? घोड़ा। उनकी सवारी होती है। तो बहुत दिनों से घोड़े की तारीफ उसने सुनी थी और एक दिन अचानक वो उसको देखने के लिए उपस्थित हुआ। तीसरा नंबर सवाल है बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर क्यों बैठाया? बाबा भारती ने अपाहिज को दुखियारा समझकर, असहाय समझकर उसे घोड़े पर बैठाया और उसकी मदद की। अपाहिज ने क्या कहकर बाबा भारती की सहायता मांगी? अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा भारती से कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करे। इस प्रकार के शब्द कहकर उन्होंने अपाहिज ने बाबा भारती से सहायता मांगी थी। अपाहिज के भेष में वास्तव में कौन था? अपाहिज के भेष में वास्तव में डाकू खड़क सिंह थे। असबल के फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती क्यों रुके?
बाबा भारती ने अस्तबल के पास पहुंचा आभास हुआ। अस्तबल के पास जब पहुंचे तब उनको आभास हुआ कि उन्हें सुल्तान के अस्तबल में होने का सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि वो तो छल से छीन कर उसको ले जाता है और प्रतिदिन के स्वभाव के अनुसार से बाबा भारती अस्तबल की ओर जाते हैं, परंतु वहाँ पहुँचने से पहले उन्हें ये भ्रम था वो दूर हो जाता है। अस्तबल के फाटक पर पहुँचा बाबा भारती क्यों रुक गए? रात के सन्नाटे में डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को कहाँ लाकर बांधा? रात के सन्नाटे में खड़क सिंह ने सुल्तान को बाबा भारती के रात के सन्नाटे में खड़क सिंह ने सुल्तान को अस्तबल में लाकर बांध दिया। वो उसका स्थान था, अस्तबल उसका स्थान था, वहाँ पर लाकर बांध दिया। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जिसमें एक क ख ग घ दिए हैं। पहला प्रश्न है जिसमें 4 उत्तर हैं और 1 उत्तर सही है, बाकी गलत है। तो इसको आप बुक में बनाइए। सही विकल्प के सारे प्रश्नोत्तर और ग्रामर के प्रश्नोत्तर, जो छोटे छोटे प्रश्नोत्तर जिसका उत्तर इस बुक में लिखा जा सकता है, उसको आपको लिखना है। आप देखकर लिखें, बिना देखकर लिखें। आपके पास आंसर नोटबुक भेज दी गई है, स्कूल तरफ से आपको सभी पाठ के आंसर प्रश्नोत्तर भेज दिए गए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पढ़कर समझकर भी आप बना सकते हैं, कहीं से भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन बुक में लिखने का काम होना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर कॉपी में भी लिखने का काम आप घर में करते रहिए, क्योंकि आपकी ये कापियाँ जांच होंगी और उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। पहले भी हमने ये सूचना आपको दी है कि जो पाठ पढ़ाया दिया जाता है किसी भी विषय को, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया, जो भी है, जो पाठ पढ़ा दिया गया है उसका प्रश्नोत्तर कार्य टेक्स्ट बुक्स में भी करना है, जो टेक्स्ट बुक्स में आ सकता है उसमें टेक्स्ट, और नोटबुक में भी करना है। तो इस प्रकार सारे प्रश्नोत्तर जो लेसन हमने पढ़ा दिए उसको आप घर में करिए। कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे पूछिए। 7894945066 नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए सही विकल्प, पहला सवाल है, खड़क सिंह ने मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती ने क्या किया? उसे अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया। पहला नंबर आंसर सही है। घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह ने क्या कहा? घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह ने कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तीसरा नंबर का आंसर राइट है। खड़क सिंह स्वयं को लज्जित क्यों महसूस कर रहा था? खड़क सिंह स्वयं को लज्जित क्यों महसूस कर रहा था? तो बाबा भारती के उच्च विचार, परोपकार और मानवता के कारण से। उसके बाद है बाबा भारती के पाँव की चाप को पहचान कर घोड़े ने क्या किया? बाबा भारती के पाँव की चाप को सुनकर घोड़ा हिनहिनाने लगा। घोड़े की आवाज़ को क्या बोलते हैं? हिनहिनाना बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए लघु प्रश्नोत्तरीय। ये प्रश्नोत्तर आप खुद भी बना सकते हैं। हम आपको कुछ समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी बनाइए। अभ्यास कार्य करते रहिए, पढ़ने और लिखने का काम घर में करते रहिए। पहला नंबर सवाल है, बाबा भारती कहाँ रहते थे और क्या करते थे? बाबा भारती कहाँ रहते थे और क्या करते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो भगवान का भजन से जो समय बचता था वो घोड़े सुल्तान की सेवा में अर्पित हो जाता था।
बाबा भारती को कब तक चैन ना आता था? बाबा भारती को संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जब तक ना लगा लें तब तक उन्हें चैन ना आता था। कहने का तात्पर्य है कि बाबा भारती प्रतिदिन अपने घोड़े सुल्तान की पीठ पर सवार होकर 8-10 मील का घूमा करते थे, चक्कर लगाया करते, तब उनको चैन आता था, अच्छा लगता था। नेक्स्ट सवाल है, खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा उससे कैसे छीना? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से उसका छूना, उनका घोड़ा छल से छीना, षड्यंत्र से छीना। ठीक। अपाहिज कौन था? अपाहिज वास्तव में उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह था। उसको कहाँ जाना था? जो कि अपाहिज का भेष बनाता था, बनाकर छल से उसने घोड़ा छीना था। बाबा भारती की कौन सी बात खड़क सिंह के कानों में गूंजती रही? अंगा नंबर सवाल है। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। ये जो शब्द थे बाबा भारती के, जो ये इन शब्दों में जो विचार था, जो भाव था, जो अर्थ था, उससे बाबा भारती बहुत प्रभावित हुए। उससे डाकू खड़क सिंह बहुत प्रभावित हुआ। कहानी में सुल्तान की किन विशेषताओं को, मतलब सुल्तान नाम का जो घोड़ा था वो कैसा था? सुल्तान नाम का घोड़ा बहुत सुंदर, पुष्ट सुडोल और तेज रफ्तार में चलना, मस्तानी चाल चलने वाला घोड़ा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों पाठों में जो प्रश्नोत्तर है बहुत सरल है। आप खुद भी इसको बना सकते हैं या आंसर का सहारा, जो कि तुम्हारे आंसर सारे मोबाइल में हैं, वहाँ से भी सहारा लेकर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आज जो हमने आपको बताया उसको पढ़िए और प्रश्नोत्तर का कार्य कीजिए। इसके अलावा तुम्हारे बुक में ग्रामर में देखिए दिया है, तद्भव शब्द, तत्सम से तद्भव शब्द लिखिए, वाक्य बनाइए और वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए और निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। ये ग्रामर का काम है। इसको आप किताब में कीजिए, किताब में लिखिए, फिर स्कूल जब खुलेगा तब हम आपकी किताब की जांच करेंगे, उस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। देखो एक पेज है तुम्हारा 22 जिसमें गतिविधियाँ और परियोजना कार्य दिया है, इसको आप पढ़िए। बहुत अच्छे विचार यहाँ पर लिखे हैं। इसी प्रकार लेसन नंबर 1 में भी दिया हुआ है। ये देखिए पेज नंबर 8 और 9, यहाँ पर गतिविधियाँ परियोजना दोनों, इसको भी आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर भी पाठ से जुड़ी हुई बहुत गंभीर बातें कही गई हैं। आपको इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी लेसन को समझने में। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और उसमें जो शिक्षा दी गई है या उसमें जो बातें कही गई हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए पेज नंबर 23। जिस प्रकार हार की जीत कहानी बाबा भारती के उच्च आदर्शों व इंसानियत के प्रति उनकी चिंता व नेकी को देखकर कुविख्यात डाकू खड़क सिंह का हृदय पर पतन हो जाता है। हार की जीत कहानी में कौन जीतता है, कौन हारता है? बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है, विचारों से, आदर्शों से, सिद्धांतों से हैं। उसी प्रकार लेखक बताता है कि गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी, यानी ऐसी मिलती जुलती कहानी है। अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल, ऐसा ही कहानी है।
उस वो कहानी भी तुमको यदि कहीं मिले तो उसको भी पढ़िए, क्योंकि उस कहानी में और इस कहानी में बहुत समानताएं हैं। तो पुस्तकालय में या कहीं भी तुमको वो किताब मिलती है जिसका शीर्षक है डाकू अंगुलीमाल, उसको भी आप पढ़िए। इसके अलावा देखिए परियोजना कार्य में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जिंदगी में हम देखते हैं संसार में अच्छे और बुरे लोग, दोनों प्रकार के लोग। तो दुनिया अच्छे और बुरों से भरी पड़ी है। हमें अच्छे लोगों के से अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुरे लोगों की बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बुरे लोगों के साथ हम यदि अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे व्यवहार का उन पर जरूर कुछ न कुछ असर होगा। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।